हे पी स्क्वाड, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग ऑन बॉडी सिस्टम्स। बड़ी आसान भाषा में हम इस टॉपिक को समझेंगे जितना आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो यूजीसी नेट जेआरएफ का जो बैच है दिसंबर 2025 का फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए, वो स्टार्ट होने वाला है 10 सितंबर से। तो जो डेमो लेक्चर्स हैं वो आप हमारे ऐप पे जाके देख सकते हो। ऐप का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऐप को डाउनलोड करो, साइन अप करो और यूजीसी नेट के बैच में जाके जो डेमो लेक्चर्स हैं उनको देखो, फिर फटाफट इस कोर्स को ज्वाइन करो। क्योंकि इससे बेटर प्रिपरेशन आपने आज तक ना कभी करी होगी, ना आपको कहीं और करने को मिलेगी। क्योंकि जो तीन टीचर्स हैं वो पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, पूरी नॉलेज शेयर करेंगे। और क्योंकि हैंडमेड नोट्स हैं जो कि हमने अलग अलग बुक से देख के बनाए हैं, और जो पीवाईक्यूज यानी कि जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको हमने हर टॉपिक के नीचे मेंशन कर दिया, ताकि आप पीवाईक्यूज को भी साथ में प्रैक्टिस करते रहो। ऐसा नहीं कि लास्ट में जाके पूरी एक 100 पन्ने की या फिर एक 150 पन्ने की बड़ी सी आपको फाइल मिल जाए जिसमें आप कंफ्यूज हो जाए। तो हर टॉपिक के साथ जब आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे तो और ज़्यादा आप उसको रिलेट कर पाओगे। बाकी ये जो नोट्स हैं आप इनको डाउनलोड कर सकते हो, परचेज कर सकते हो ऐप के अंदर ही। वहाँ पे एलटी ग्रेड का आपको बैच मिल जाएगा जहाँ से आप इन नोट्स को लेके रिवाइज कर सकते हो जब आप चाहो। चलो फटाफट शुरू करते हैं। रोल ऑफ ऑक्सीजन इन फिजिकल ट्रेनिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन डेप्थ और सेकंड विंड, ये क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीजन फिजिकल ट्रेनिंग। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर एरोबिक एनर्जी प्रोडक्शन। अब आपको पता है कि जब हम लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन की कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जो हमारी जो एनर्जी सिस्टम होता है वो एरोबिक सिस्टम को यूज करती है या फिर ऑक्सीडेटिव सिस्टम को यूज करती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। क्योंकि इतने लंबे टाइम तक किसी एक्टिविटी को कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी में जो भी स्टोर्ड एनर्जी होती है वो इतना ज्यादा या फिर ग्लूकोज इतना ज्यादा मदद नहीं कर पाता। इसलिए हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और ऑक्सीजन की मदद से एटीपी को प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। ड्यूरिंग एक्सरसाइज मसल सेल्स कंज्यूम मोर ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एटीपी, जो कि हमारा एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज के दौरान जो हमारी मसल सेल्स होती है वो ऑक्सीजन कंज्यूम करना शुरू करती है ताकि वो एटीपी प्रोड्यूस कर पाए और फिर हमारी बॉडी को एनर्जी उससे मिले। ऑक्सीजन डेप्थ की बात कर लेते हैं, क्या होता है इसको हम और क्या बोल सकते हैं, एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन, जिसको हम ईपॉक भी बोलते हैं। ठीक है, क्या है, रिफर्स टू द एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड आफ्टर एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज करने के बाद हमारी बॉडी को कभी कभी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है, रिप्लेनिश एटीपी एंड क्रिएटिन फॉस्फेट स्टोर्स। जो हमारी बॉडी ने एटीपी को और जो सीपी सिस्टम में क्रिएटिन फॉस्फेट को जो यूज कर लिया है उसको रिप्लेनिश यानी कि वापस से उसको बॉडी में प्रोड्यूस करने के लिए हमें इस ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। आपको याद होगा एटीपी जो स्टोर्ड होती है हमारी मसल में, सबसे पहले हम उसको यूज कर लेते हैं 2 से 4 सेकंड की एनर्जी के लिए। फिर एटीपी सीपी या फिर एटीपी पीसी सिस्टम जो होता है वो हमें 10 से 12 सेकंड तक एनर्जी देता है। तो इसको वापस से रिप्लेनिश करने के लिए, वापस से रिस्टोर करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लैक्टिक एसिड को रिमूव करने के लिए हमें जरूरत पड़ता है। जो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है हमारी बॉडी में एक्टिविटी करने के बाद, उसको हटाने के लिए भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जरूरी है हमारे लिए। रिस्टोर ऑक्सीजन इन ब्लड एंड मसल मायोग्लोबिन। ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो ब्लड में वापस से बढ़ाने के लिए या फिर वापस उतनी करने के लिए जितनी पहले थी, और मसल मायोग्लोबिन में उस ऑक्सीजन के लेवल को वापस लाने के लिए भी ये जरूरी होता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी होती है, द बॉडी रिपेज दिस ऑक्सीजन डेप्थ आफ्टर इंटेंस एक्टिविटी बाय कंटिन्यूड डीप ब्रीथिंग। आपने देखा होगा जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, बहुत ही इंटेंस एक्टिविटी करते हैं, तो बहुत डीप ब्रीथिंग होने लगती है। तो ये क्या होता है, हम ऐसे बॉडी को रीपे करते हैं ऑक्सीजन को, ताकि हम ये जो ईपॉक वाला सिस्टम है इसको यूज करके इन सारी चीजों को, जो एटीपी को वापस लाना या लैक्टिक एसिड को हटाना, इसको हम कर पाए। ठीक है, सेकंड जो चीज है वो है सेकंड विन, अ फिनोमेना ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज वेयर इनिशियल फटीग इज रिप्लेस्ड बाय अ फीलिंग ऑफ इंप्रूव्ड एनर्जी एंड परफॉर्मेंस। आपने देखा होगा, आप लोग ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप कभी लंबी जॉगिंग या रनिंग करते हो तो आपके पेट में दर्द होने लगता है, आपके चेस्ट में दर्द होने लगता है, या फिर आपको लगता है कि मेरे पेट की लेफ्ट साइड में या राइट साइड में पेन हो रहा है। ये आपकी सेकंड विंड होती है। क्यों, क्योंकि जब जैसे ही हम ये जो थकान हमारी बॉडी में आती है, या फिर आप इसको फिजिकली बोल लो या फिर मेंटली बोल लो, जब हम इसको ओवरकम करके दोबारा से अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं तो आपको लगता होगा कि यार अब मैं कितने आराम से और बेहतर भाग पा रहा हूं और अच्छी परफॉर्मेंस कर पा रहा हूं। तो ये क्या है, ये सेकंड विंड एक फिनोमेना होता है जो कि लंबी एक्सरसाइज के दौरान हमें फेस करने को मिलता है। ठीक है, इनिशियल फटीग होता है, शुरू में जो हमें थकान दिखना शुरू होती है, ये हमारी सेकंड विंड होती है। और फिर धीरे धीरे हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं अपने इंप्रूवमेंट से और बेहतर हम परफॉर्मेंस यहाँ पे अपनी देने लगते हैं। लाइकली ड्यू टू स्टेबलाइज्ड ऑक्सीजन सप्लाई। जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो स्टेबलाइज्ड रहती है, पहले शुरू में उसको नहीं पता होता कि अब आपको बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो उस वजह से हो सकता है। क्लियरिंग ऑफ लैक्टिक एसिड, उसकी वजह से हो सकता है, या फिर साइकोलॉजिकल अडेप्टेशंस नहीं होते हैं उसकी वजह से ये हो सकता है। और इन्हीं चीजों की वजह से आप इसको बेहतर भी और ज्यादा कर सकते हो। ऑक्सीजन सप्लाई जब स्टेबल हो जाएगी तो आपका ये सेकंड विंड शुरू हो जाएगी, यानी कि आप बेटर परफॉर्म करने लगोगे। लैक्टिक एसिड जब क्लियर होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे ऑक्सीजन से, तो भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और साइकोलॉजिकली जो आप पहले अडेप्टेड नहीं थे, अब आप अडेप्ट हो गए कि मुझे
रनिंग करनी है और मुझे थकान हो सकती है, मुझे बैलेंस बना के चलना है, तो भी ये फिनोमेना आपका काम में आएगा। तो इन दोनों टर्म्स को जरूर से याद रखना। आप कुछ बात कर लेते हैं मस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट होगा। तो जो हमारी मसल स्ट्रेंथ होगी वो डेवलप हो जाएगी, ठीक है। कैसे डेवलप हो जाएगी? इंक्रीजेस ड्यू टू हाइपरट्रॉफी। जो हमारी मसल के जो फाइबर्स होते हैं, जब उनकी साइज बढ़ती है तो वो हाइपरट्रॉफी कहलाती है, जब छोटी होती है तो एट्रॉफी कहलाती है ना। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? हाइपरट्रॉफी, जब हमारी मसल्स का जो साइज है वो बढ़ रहा है तो मसल स्ट्रेंथ हमारी बढ़ती है, मसल एंड्योरेंस हमारा डेवलप होता है, ठीक है। इंप्रूव्स थ्रू इंक्रीज्ड कैपिलरीज और माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारी मसल्स में इंक्रीज हो जाते हैं, कैपिलरीज और माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी वजह से एंड्योरेंस जो होता है वो भी हमारा बढ़ जाता है जब हम ट्रेनिंग या फिर एक्सरसाइजेस करते हैं। कोऑर्डिनेशन हमारा बेटर हो जाता है क्योंकि न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाती है जब हम इतनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जब हम अपने नर्वस सिस्टम को इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटिव हो जाता है और हमारी बॉडी को अच्छी तरीके से मैनेज करने लगता है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी है, जॉइंट रेंज ऑफ मोशन हमारे बेटर हो जाते हैं, हमारे जॉइंट्स फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ईजिली ये काम कर सकते हैं। मोबिलिटी भी हमारी मसल्स की बेटर हो जाती है और रिकवरी भी हमारी अच्छी हो जाती है, फास्टर रिकवरी फ्रॉम फटीग, क्योंकि हमारा जो सिस्टम होता है, ईपॉक सिस्टम आप कह लो, कोई भी सिस्टम हम यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी जो होती है यूज टू हो जाती है उस चीज़ के, जिसके बाद हम रिकवरी भी बेटर कर पाते हैं क्योंकि हमारी एंड्योरेंस भी अच्छी डेवलप हो जाती है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या है? इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस अच्छा हो जाएगा, एंजाइम एक्टिविटी बेहतर हो जाएगी और बेटर लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, यानी कि हम कितना ज़्यादा लंबे टाइम तक लैक्टिक एसिड को टॉलरेट कर सकते हैं अपनी बॉडी में ताकि वो जम के हमें थकान देना शुरू ना कर दे, तो वो भी बेटर, हमारा टाइम जो होता है वो बेहतर हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ होते हैं आपके मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम देख लेते हैं। हार्ट साइज हमारा बढ़ जाता है और हार्ट साइज में भी अगर हम बात करें तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो हमारा साइज में इंक्रीज होता है, ठीक है। कार्डियक हाइपरट्रॉफी हो जाती है स्पेशली ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। हमने हार्ट में देखा था हमारे 4 चेंबर्स होते हैं, ठीक है। राइट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया, और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है जहां पे लास्ट एओर्टा के थ्रू ब्लड जो होता है हमारी बॉडी में जाना शुरू करता है, तो ये पार्ट हमारा बड़ा हो जाता है ताकि और ज्यादा ब्लड जो है वो हमारी बॉडी बाहर पंप कर पाए, ठीक है। फिर स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेज एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जो स्ट्रोक वॉल्यूम होती है ये रेस्ट के दौरान इंक्रीजेज एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो ये बढ़ जाती है, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था कि आपका हार्ट कितना ml ब्लड एक बार में बाहर पंप कर रहा है एक सिंगल बीट में, ठीक है। हार्ट रेट डिक्रीजेज एट रेस्ट जिसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। जब हमारी हार्ट रेट 60 से कम हो जाती है, ठीक है, लेस देन 60 है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, ठीक है। और जब ये 100 से ऊपर निकल जाती है तो हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रैकीकार्डिया, हम इस कंडीशन को बोलते हैं, ठीक है। अ साइन ऑफ गुड फिटनेस, तो ब्रेडिकार्डिया जो होता है ये जनरली एक गुड फिटनेस का साइन होता है। इसको आप एक और टर्म से समझ सकते हो, एथलेटिक हार्ट, ठीक है। ये भी टर्म अगर आपने कभी सुना हो तो आप इससे भी समझ सकते हो। जो एथलेटिक हार्ट होता है वो रेस्ट की कंडीशन में उसका जो बीटिंग जो हार्ट रेट जो होता है वो बहुत कम होता है। जनरली अगर आप देखोगे नॉर्मल स्पोर्ट्समैन अगर आप भी हो तो आपका जो हार्ट रेट रहेगा वो कहीं 50 से 65 के बीच में रहेगा, जो कि जनरली कितना 72 या प्लस रहता है लोगों का। तो आपका 50 के आसपास आ जाएगा क्योंकि आपका एक एथलेटिक हार्ट है, साइज में बड़ा है, उसको उतने ज्यादा हार्ट रेट की जरूरत नहीं है जितना किसी एक नॉर्मल ह्यूमन बींग को जरूरत है। तो एथलेटिक हार्ट क्या होता है? जहां पे आपका हार्ट कम बीट करता है क्योंकि उसका साइज इंप्रूव हो जाता है, उसका एंड्योरेंस इंप्रूव हो जाता है और वो उसको इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती जब आप रेस्ट कर रहे हो। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हो तब तो फिर वो बहुत ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है। कार्डियक आउटपुट क्या है भाई? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट इंक्रीजेज ड्यूरिंग एक्टिविटी। कितना ml ब्लड आपका, कितना हार्ट रेट यानी कितनी बार बीट हुआ, जनरली हम कितना लेते हैं? 70 ml इंटू 72 हार्ट रेट ले लेते हैं, तो ये हमारा कुछ 5 लीटर के आसपास आता है, 5000 कुछ ml के आसपास। तो ये कार्डियक आउटपुट भी हमारा बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो हमारा बेटर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारी एक्टिव मसल्स हो जाती हैं, हमारे जितने भी नर्वस सिस्टम होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो बेटर हो जाएगा। कैपिलराइजेशन हो जाता है, जो कैपिलरीज होती हैं वो बढ़ जाती हैं, ठीक है। और ब्लड प्रेशर भी हमारा मे रिड्यूस विद लॉन्ग टर्म एरोबिक ट्रेनिंग, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर रहता है ये भी नॉर्मलाइज हो जाता है। और जब आप बहुत लंबे टाइम तक ट्रेनिंग करते रहते हो तो आपका ब्लड प्रेशर भी बहुत नॉर्मल आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट होगा। लास्ट देख लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट है। तो भाई लंग कैपेसिटी जो आपकी है, सबसे पहला जो नॉर्मल ब्रीथिंग आप करते हो, लंग कैपेसिटी, वो आपका इसमें बात हो रही है, तो वो आपकी बेहतर कर देगा। जो भी आपका लंग्स जो है वो टोटल अमाउंट जो होल्ड करती है वो आपका लंग कैपेसिटी के अंदर आ जाएगा, तो वो बढ़ जाती है आपकी एक्सरसाइज के साथ साथ। उसके बाद वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो वाइटल कैपेसिटी में जो आप एक बार सांस अंदर लेके जो सांस बाहर छोड़ देते हो कंप्लीटली, वो आपकी वाइटल कैपेसिटी कहलाएगा और वो भी आपका धीरे धीरे इंप्रूव हो जाता है ट्रेनिंग के साथ, ठीक है। इसके बाद रेस्पिरेटरी रेट आपका, हर मिनट जो आप ब्रीथिंग कर रहे होते हो वो आपका रेस्पिरेटरी रेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपका एफिशिएंट हो जाता है। लोअर एट रेस्ट, हायर मैक्सिमम रेट में। रेस्पिरेटरी रेट देखो जब आप रेस्ट कर रहे होते हो तो कम रहता है, ठीक है। और जब आप
कोई काम कर रहे होते हैं, एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो ये रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। तो दोनों ही कंडीशन में ये आपको एफिशिएंटली हेल्प करता है। फिर ऑक्सीजन अपटेक है, या फिर जिसको हम VO2 मैक्स बोलते हैं। क्या है VO2 मैक्स? जब हम एक पर्टिकुलर जितना ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करके अपने एक्सरसाइज के दौरान कर सकते हैं, वो हमारा VO2 मैक्स कहलाएगा। तो ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और फिर लास्ट में टाइडल वॉल्यूम है, ये भी हमारा मोर एयर पर ब्रेथ, यानी कि हम कितने 1 मिनट में कितनी सांस ले रहे हैं, वो हमारा टाइडल वॉल्यूम के अंदर आ जाएगा। तो ये भी जो होता है हमारा डेवलप हो जाता है, ठीक है। यानी सॉरी, 1 मिनट में नहीं, एक नॉर्मल ब्रेथ में जो हम सांस लेते हैं टाइडल वॉल्यूम में, वो भी हमारी बेटर हो जाती है, और ये ज़्यादा ऑक्सीजन जो होता है हमारी बॉडी में डिलीवर करना शुरू कर देता है, ठीक है। फिर फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है, इंप्रूव एल्यूवेलर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। तो जो एल्यूलाइज होती है हमारी लंग्स के अंदर, वो और बेहतर तरीके से काम करती हैं, ठीक है, एक्सचेंज और ज़्यादा अच्छा कर पाती हैं। एनहांस स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, जो डायफ्राम हमारी और इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। डायफ्राम जो हमारी मेजर मसल होती है सांस लेने के लिए, जो कि काम करती है जब हम ब्रीथिंग करते हैं, तो उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। और फिर बेटर रिमूवल ऑफ CO2 एंड वेस्ट गैसेस, तो इनको रिमूव करने में भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट जो होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि एक्सरसाइज से कैसे इफेक्ट पड़ता है हमारे अलग अलग सिस्टम्स पे। अगर आपको कोई डाउट है या फीडबैक है, तो आप उस पर कमेंट लिख सकते हो नीचे इस वीडियो पे। बाकी हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।